आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहले हम आएंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है और संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं, उनकी अनुसूचियाँ हैं। तो ये संविधान बना कैसे और इससे पहले इंडिया में जो पॉलिटिक्स था वो किस रूप में था। सबसे पहले हम ब्रिटिश शासन में जो संवैधानिक विकास है संविधान का, उसके बारे में समझें कि भारत में संविधान का विकास 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अधीन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन दो समितियों द्वारा किया गया। एक का नाम है स्वामी मंडल और दूसरा संचालक मंडल। स्वामी मंडल को कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स भी कहते हैं। इसमें क्या किया गया कि कंपनी के जितने साझेदार थे उनसे सभी नियम और कानून अध्यादेश बनाने का अधिकार उन्हें प्राप्त था और यदि कोई संचालक नियम बना रहा है तो उसे रद्द भी कर सकते थे। कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स फुली प्रोपराइटरशिप पे यह डिपेंड था कि कंपनी के सभी साझेदार इसके सदस्य होते थे एवं इन्हें सभी नियम कानून और अध्यादेश बनाने का अधिकार था। अपना कानून बनाने का इन्हें अधिकार था और यदि कोई नियम संचालक मंडल बना रहा है तो इसे यह रद्द भी करने का अधिकार इन्हें था। दूसरा था संचालक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मंडल थे कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। संचालक मंडल में 24 सदस्य होते थे जो स्वामी मंडल से ही और स्वामी मंडल द्वारा चुने जाते थे। संचालक मंडल का क्या काम था कि स्वामी मंडल द्वारा बनाए गए नियमों का यह पालन कर रहा था। भारतीय संविधान का ढांचा विकसित होने से मूल रूप से 1857 ईस्वी के बाद ब्रिटिश क्राउन द्वारा किए गए संवैधानिक जो परिवर्तन थे वो महत्वपूर्ण थे। उन परिवर्तनों को एक एक कर हम देखें। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया, इसमें क्या किया गया इसके अधीन, तो मद्रास, चेन्नई कहते हैं, और बम्बई जिसको आप मुंबई कहते हैं, इस वक्त तो तत्कालीन जो नाम था मद्रास और बम्बई, उस प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। इन दोनों को मर्ज कर दिया किसमें, बंगाल प्रेसिडेंसी। कलकत्ता जो वर्तमान कोलकाता है कि फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसका अधिकार क्षेत्र बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तक था। क्या नाम था उसका, फोर्ट विलियम। इस नियम का मूल उद्देश्य कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश क्राउन की निगरानी में लाना था। ठीक है, इसका पर्पस क्या था रेगुलेटिंग एक्ट का, कि कंपनी की जो भी गतिविधियां थी उसको ब्रिटिश क्राउन की निगरानी में ले आया। अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। यह एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। इसमें संचालक मंडल नियंत्रण मंडल की सभी आज्ञाएं मानने के लिए वह बाध्य था और स्वामी मंडल के संचालक मंडल के फैसले उलटने के अधिकार को खत्म कर दिया गया। जो हम शुरू में देखे हैं कि स्वामी मंडल को संचालक मंडल के फैसले को रद्द करने का जो अधिकार था उसको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, उसके माध्यम से खत्म कर दिया गया। अब आते हैं चार्टर अधिनियम। अक्सर पूछा जाता है, ये 1793 में ये आया। इसमें क्या आया कि नियंत्रण मंडल के सदस्यों और स्टाफ को भारतीय राजस्व से वेतन देना प्रारंभ किया गया जो 1919 तक जारी रहा। भारत में जो राजस्व आता था उससे नियंत्रक मंडल के सदस्य और स्टाफ को वेतन दिया जाने लगा। तो किसके तहत आया, चार्टर एक्ट 1793। अब एक और चार्टर अधिनियम आया 1813 में। इस चार्टर से कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।
यानी 1813 में आया तो इसका अधिकार 20 वर्ष बढ़ा दिया, तो 1833 तक के लिए कर दिया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जो मोनोपोली था उसका मार्केट में, उसको समाप्त कर दिया गया चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। और चाय, चीनी और सिल्क के व्यापार पर कंपनी का जो मोनोपोली था वो कायम था। बाकी के व्यापार पर, बाकी वस्तुओं के व्यापार पर उसका एकाधिकार समाप्त हो गया। अब जो 1813 में 20 साल की आया, उसकी अवधि 33 में पूरी हो गई। तो 1833 में एक नया चार्टर अधिनियम आया। इसके अधीन क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। अब वह भारत में सिर्फ प्रशासन के लिए उत्तरदायी रहने लगा। बाकी जो उसका मार्केटिंग का अधिकार था, कंपनी का जो अन्य अधिकार था, व्यावसायिक अधिकार था, उसको समाप्त करके शासन का अधिकार उसको दे दिया गया। अब यूरोपीय लोग भारत में संपत्ति अर्जित कर सकते थे, क्योंकि उस पर लगी रोक हटा दी गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले जोन वाइज थे, उसको पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया। भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। भारतीय विधि आयोग की स्थापना कब की गई, किस अधिनियम के तहत की गई, ये क्वेश्चंस भी अक्सर आते हैं। तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विधि आयोग ने कई रिपोर्ट पेश की, जिसमें से मैकाले का पेनल कोड बहुत प्रसिद्ध है। क्या मैकाले का पेनल कोड मद्रास और बंबई में गवर्नरों की कानून बनाने की शक्ति को घटा दिया गया और उनके द्वारा किसी कानून को रद्द करने के अधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है, यानी मद्रास और बंबई को शॉर्टिंग की और बंगाल को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, अब ये 20 साल के बाद आया फिर चार्टर अधिनियम 1853। इसमें कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दी गई। गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन से मुक्त करते हुए वहां के शासन के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल की विधायी एवं न्यायपालिका शक्तियों को पृथक कर दिया, मतलब इसमें एक्सिक्यूटिव को अलग और लेजिस्लेटिव को अलग। अतः गवर्नर जनरल की परिषद से अलग एक विधान परिषद की स्थापना हुई। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आरंभ की गई है। कब से? चार्टर अधिनियम 1853 के आधार। निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और इसमें जो 6 सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए योग्यता निर्धारित की गई। विधि आयोग जो कि समाप्त हो चुका था, उसके स्थान पर इंग्लिश लॉ कमीशन की नियुक्ति की गई। यानी विधि आयोग को खत्म करके किसका आया? इंग्लिश लॉ कमीशन। किस अधिनियम के तहत? तो चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। और इसी कमीशन ने भारतीय दंड संहिता, दीवानी तथा फौजदारी प्रक्रियाओं के संकलन को अंतिम रूप दिया और आज भी वो संहिता यहाँ वो लागू कोई प्रणाली। 1858 में भारतीय शासन अधिनियम है। इसके तहत क्या किया गया कि 1857 की क्रांति ने कंपनी शासन की असंतोषजनक नीतियों को उजागर कर दिया, जिससे ब्रिटिश संसद को कंपनी को पद से हटाने का मौका मिल गया। और इस अधिनियम द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए? तो भारतीय प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारत राज्य सचिव को चलाना था। कंट्रोलिंग कहाँ चला गया? ब्रिटेन के पास, जो क्राउन के पास था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का गठन किया गया। अब भारत में शासन से संबंधित सभी कानूनों और कार्यवाहियों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। गवर्नर जनरल क्राउन का प्रतिनिधि हो गया और उसे वायसराय की उपाधि मिल गई। वायसराय की उपाधि ये भी इंपॉर्टेंट है। कब से? तो 1858 के भारतीय शासन अधिनियम। अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता द्वारा नियुक्ति की जाने लगी। अखिल भारतीय सेवाएं तथा अर्थव्यवस्था से संबंध मसलों पर भारत सचिव
भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य थे। भारत राज्य सचिव एक निगम निकाय घोषित कर दिया गया। कौन सा इकाई था? भारत राज्य सचिव, जिस पर इंग्लैंड एवं भारत में दावा किया जा सकता था अथवा जो दावा दायर कर सकता। अब भारतीय परिषद अधिनियम 1961 को देखें, 1861 को देखें। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार करते हुए उसमें कुछ गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया। भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में भी शामिल किया जाने लगा, जो पहले भारतीय प्रतिनिधि नहीं हुआ करते थे। इस अधिनियम में पहली बार विभागीय प्रणाली का आरंभ हुआ। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश निकालने की शक्ति दे दी गई। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया, जिसमें बंबई और मद्रास को पुनः विधायी अधिकार दिए गए। ये क्या थे? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है। अब 1909 में भारत परिषद अधिनियम आया, जिसे माल्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को ही माल्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया गया कि तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड माल्ले और वायसराय मिंटो के नाम पर प्रातिनिधिक और लोकप्रियता के क्षेत्र में किए गए सुधारों का समावेश 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में किया गया है ना। भारत में जो प्रतिनिधित्व दिया गया और उसमें जो भी एक कि भाई अंग्रेजी जो शासन है उसकी लोकप्रियता भारत में बढ़े, उसके लिए बहुत सारे सुधार किए जाने लगे। इसको भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इन सुधारों के पीछे दो घटनाएं। प्रथम अक्टूबर 1906 आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों को प्रथम निर्वाचन प्रक्रिया की सुविधा मिले, तथा द्वितीय मांग की कि मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। इन्हीं परिप्रेक्ष्य में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधान बनाए गए। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। भारतीय जो प्रांतीय विधान परिषदों के आकार था उसका वृद्धि किया गया उसके आकार में। अब कुछ निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया। निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों के शामिल होने से प्रांतीय विधानमंडलों में शासकीय बहुमत समाप्त हो गया, परंतु केंद्रीय विधान परिषद में यह बना रहा। कुछ विशिष्ट विषयों को छोड़कर विधान परिषदों को यह अधिकार दिया गया कि वह बजट या लोकहित के मुद्दों पर प्रस्ताव पारित कर प्रशासन पर प्रभाव डाल सके। ठीक है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 और इसके बाद क्या क्या अधिनियम आए हैं। उन सारे अधिनियम को हम लोग गौर से देखें।